तो आप लोगों का सबसे ज़्यादा कमेंट था कि इकोनॉमिक्स पे आपको रिवीजन वीडियो चाहिए। वैसे तो इकोनॉमिक्स पे वन शॉट वीडियो हम 2 सप्ताह पहले बना चुके थे, बट फिर भी जो है इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट 50 एमसीक्यू क्वेश्चन है, जहां से आप इकोनॉमिक्स के बेस्ट क्वेश्चन का रिवीजन कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का टॉपिक नंबर 14 है। और जो लास्ट आपका जो टॉपिक है वो है स्टेनो 2022, 23, 24 में पूछे गए स्टैटिक जीके के 200 क्वेश्चन। वो रात तक अपलोड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये रिवीजन वीडियो। ओके, तो ये हमारा टॉपिक नंबर 14 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि पर कैपिटा इनकम फॉर ए नेशन इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द कंट्रीज नेशनल इनकम बाय इट्स डैश। किसी राष्ट्र के लिए प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसके डैश द्वारा विभाजित करके की जाती है। किसके द्वारा, तो आप कहेंगे पॉपुलेशन के द्वारा डिवाइड की जाती है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन है। तो आप सब जानते हैं इंडियन इकोनॉमी कैसा है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। नेक्स्ट है द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर डैश। तो किस वर्ष जो है ये पारित किया गया था, तो आप कहेंगे 2006 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द टोटल इनकम अर्न्ड बाय इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज बिफोर डिडक्टिंग पर्सनल इनकम टैक्स। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यक्तिगत आयकर में कटौती से पहले सभी स्रोतों से व्यक्तियों द्वारा अर्जित कुल आय को दर्शाता है। ये कौन सा इनकम है, तो आप कहेंगे पर्सनल इनकम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय के आंकलन में बाजार मूल्य पर एनएनपी से निम्नलिखित में से कौन सी मद घटाई जाती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनएनपी एट मार्केट प्राइस। तो राइट आंसर क्या होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होगा। राइट आंसर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। निम्नलिखित में से कौन सी तृतीयक आर्थिक गतिविधि है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आप जानते हैं ट्रेडिंग जो है ये हमारा टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1950 और 51 में जो है सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितना प्रतिशत था। 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का जो योगदान था वो लगभग कितना प्रतिशत था, तो आप कहेंगे 11.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल व्यय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। किस मेथड का हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय समिंग द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। तो आप कहेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, व्यय विधि। नेक्स्ट है किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। एट विच रेट डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। तो राइट आंसर क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश क्षेत्र में कार्यरत लोग प्राथमिक सामग्रियों को संसाधित करते हैं और उन्हें तैयार माल पर परिवर्तित करते हैं। पीपल इन्वॉल्व इन डैश सेक्टर प्रोसेसेस प्राइमरी मटेरियल एंड कन्वर्ट देम इनटू फिनिश्ड गुड्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आप कहेंगे सेकेंडरी। द वैल्यू एडेड ऑफ अ फर्म इज कैलकुलेटेड एज डैश। किसी फर्म का मूल्यवर्धन डैश के रूप में गणना किया जाता है। तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए, क्या होगा करेक्ट आंसर, तो आप कहेंगे वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड। ओके, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस नेट नेशनल इनकम। ओके, तो बेस्ट डिफाइंस नेट नेशनल इनकम। तो यहां पर क्या होगा, तो आप कहेंगे जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। नेट नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीएनपी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड, फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड। तो आप कहेंगे दोनों कथन जो है वो सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर कंपोनेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय मापने की वह विधि का उचित घटक कौन नहीं है। कौन नहीं है तो आप क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। ओके, राष्ट्रीय आय मापने की वह विधि का उचित घटक कौन नहीं है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्टर हैज द हाईएस्ट शेयर इन इंडियाज जीडीपी। भारत के जीडीपी में किस क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो आप कहेंगे सर्विस सेक्टर का। व्हाट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी क्या है। व्हाट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो आप क्या कहेंगे, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ओके, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, तो आप कहेंगे पर कैपिटा जीएनपी। ओके, पर कैपिटा जीएनपी, पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यहां पर राइट आंसर होगा। द सम ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड। शुद्ध निवेश और मूल्यह्रास के योग को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है। तो आप कहेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। If we sum the gross value added of all firms in a year, we get। यदि हम सभी फर्मों के सकल मूल्यवर्धन को जोड़ें तो हमें क्या मिलता है, तो हम कहेंगे जीडीपी मिलता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डज जीएनपी स्टैंड्स फॉर। जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है। जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है, तो आप कहेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। The price of wheat into flour is a part of the dash method of measuring national income। गेहूं से आटा बनाने की कीमत राष्ट्रीय आय मापने की डैश विधि का हिस्सा है। किस विधि का, तो आप कहेंगे वैल्यू एडेड। विच इज द पैरामीटर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास का मापदंड कौन सा है। पैरामीटर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो आप कहेंगे पर कैपिटा मॉनेटरी इनकम। बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर इन द इंडियन इकोनॉमी। तो कितने सेक्टर्स हैं, तो आप कहेंगे टोटल 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। नेक्स्ट है जीडीपी की गणना करते समय इनमें से किसे शामिल नहीं किया जाता है। वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। तो आप कहेंगे इंटरमीडिएट गुड्स होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फर्मों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है। व्हाट इज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्म्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे इंक्रीज इन जीडीपी। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर डैश। मुद्रा बाजार डैश के लिए एक बाजार है, तो मुद्रा बाजार शॉर्ट टर्म फंड के लिए है। पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट माइनस नॉन टैक्स पेमेंट इज इक्वल टू व्हाट। ओके, व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान बराबर क्या होगा, आप कहेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू व्हाट। बाजार मूल्य पर एनएनपी माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहेंगे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। द बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग डियरनेस अलाउंस टू एम्प्लॉय इन इंडिया इज। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का आधार है क्या। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। Who scientifically determined national income in India for the first time? भारत में पहली बार वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय आय का निर्धारण किसने किया था।
तो ये किए थे वी राव, इन्होंने किया था। नेक्स्ट है द जीडीपी डिफ्लेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड। जीडीपी डिफ्लेक्टर को और क्या कहा जाता है? जीडीपी डिफ्लेक्टर को और क्या कहा जाता है? इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेक्टर। ओके, इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेक्टर। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड सेंसस डेफिनेशन अ मेन वर्कर इन इंडिया इज। मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार भारत में मुख्य श्रमिक वह है जो कम से कम 183 दिन तक काम करे। नेक्स्ट है कि विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्टली फाउंड इन अर्बन एरियाज। निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक पाई जाती है? तो आप कहेंगे एजुकेटेड। ओके, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, एजुकेटेड। नेक्स्ट है कि विच इंडिकेटर इज यूज्ड टू एनालाइज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में व्यावसायिक संरचना और बेरोजगारी के विश्लेषण के लिए कौन सा संकेतक उपयोग होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। हाउ इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेटेड इन इंडिया? ओके, हाउ इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेटेड इन इंडिया? percentage of percentage of employed persons in population, percentage of unemployed among labor force, percentage of unemployed in total population या percent of persons in labor force। तो आप कहेंगे percent of unemployed among labor force। नेक्स्ट है हु फर्स्ट डिस्कस्ड द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर सबसे पहले किसने चर्चा की? सबसे पहले चर्चा की दादा भाई नेहरू ने। नेक्स्ट है जब कर्मचारी एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? जब कर्मचारी एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मेनली रिलेटेड टू। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो एग्रीकल्चरल सेक्टर से। नेक्स्ट है कि हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किसने लिखी है? तो आप कहेंगे दादा भाई नेहरू जी ने। विच कमिटी रिकमेंडेशंस आर फॉलोड फॉर एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। भारत में गरीबी रेखा के आकलन के लिए किस समिति की सिफारिशों का पालन किया जाता है? तो तेंदुलकर कमेटी का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द डिमांड कर्व। डिमांड यानी मांग वक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आप कहेंगे दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। It is a graphical depiction of the demand functions. It reveals the quantity demanded at each price. Next है final goods are divided into how many classes. अंतिम वस्तुओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? Final goods are divided into how many classes? तो आप कहेंगे consumption goods and capital goods. Which of the following is correct reason for a goods to be identified as a final goods? किसी वस्तु को अंतिम वस्तु के रूप में पहचानने के लिए सही कारण क्या है? सही कारण क्या है? तो वो है इट इज नॉट प्रोसेस्ड फर्दर बाय ए प्रोड्यूसर। ओके, इट इज नॉट प्रोसेस्ड फर्दर बाय ए प्रोड्यूसर। नेक्स्ट है वह कौन सी रेखा है जो उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित आय में खरीदी जा सकने वाली दो वस्तुओं के सभी संयोजन दर्शाती है? Which shows all combinations of two items that a consumer can buy within a given income। तो वो होता है बजट लाइन। द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इज ऑल्सो नोन एज। परिवर्तन चक्र को और किस नाम से जाना जाता है? इसे हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नाम से। What happens to the demand curve when the price of substitute goods rises? जब विकल्प वस्तुओं की कीमत बढ़ती है तो मांग वक्र का क्या होता है? मांग वक्र में जो है क्या बदलाव होता है? तो आप कहेंगे आउटवर्ड शिफ्ट, बाहरी बदलाव। At which point is consumers optimum achieved? उपभोक्ता का जो इष्टतम है वो किस बिंदु पर प्राप्त होता है? At what point is consumers optimum achieved?
तो आप कहेंगे इंडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट है डिमांड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलमोस्ट परफेक्टली इनइलास्टिक। निम्नलिखित में से जो है किस वस्तु की मांग लगभग पूर्णतया अलोचदार होती है। बेसिक फूड ग्रेन्स। गुड्स दैट पीपल कंज्यूम मोर ऑफ व्हेन प्राइस राइज आर कॉल्ड। वे वस्तुएं जिन्हें लोग कीमत बढ़ने पर अधिक उपभोग करते हैं वो क्या कहलाती है। तो आप कहेंगे गिफन गुड्स हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की गई थी। इन विच ईयर वाज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ये हुआ था 1991 में। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों का इकोनॉमिक्स का रिवीजन हो गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आप एक तरह से टेस्ट की तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारा जो लास्ट सेशन होगा यानी टॉपिक नंबर 15, जो मैंने आपको वादा किया था कि लास्ट 6 डेज में जो आप लोगों का स्टेनो का एग्जाम है उसके लिए हम 15 टॉपिक्स का रिवीजन कराएंगे। तो देखिए अपने तरफ से तो हम पूरा कोशिश किए हैं कि आपको सभी टॉपिक्स का रिवीजन करा दें, आप लोगों का पढ़ाई जो है कंटिन्यू रहे, इसके लिए हम वीडियो बैक टू बैक बनाए हैं। लास्ट वीडियो अब हमारा है कि एसएससी स्टेनो एग्जाम के लिए कि 2022 से 2024 में पूछे गए सभी स्टैटिक जीके के 200 प्लस एमसीक्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसी वीडियो से आपको मालूम चलेगा कि भाई आपका कितना तैयारी हो गया है और इसमें से आपको क्वेश्चन रिपीट होते हुए भी दिखेगा एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।